क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। डिस्क्लेमर ये है कि जो आज हम पढ़ने जाएंगे वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जो आज हम कवर करेंगे वो हिस्सा एनसीईआरटी में जो है वो मिसिंग है, ठीक है। लेकिन उसके बगैर आपका किंगडम मोनेरा पूरा नहीं होता है, बैक्टीरियोलॉजी पूरा नहीं होता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को पढ़ने से पहले आपको वो बेसिक डिटेल जो आज हम पढ़ेंगे वो जानना जरूरी है, ठीक है। क्या हुआ बेटा कि एनसीईआरटी में जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि ऑथर जो थे वो थोड़े से जो है उन्होंने एक गैप छोड़ दिया है जहां पर किंगडम मोनेरा के बारे में लिखना था, लिखा उन्होंने थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा उसमें। उसके बाद 12th क्लास में सीधा उन्होंने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर दे दिया, ठीक है। पूरा बैक्टीरियोलॉजी जो कि मेडिकल में हर जगह पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पूरा मिसिंग है, ठीक है। लेकिन यदि आप पुराने ईयर्स के पेपर उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बैक्टीरियोलॉजी पर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा, ठीक है। इसलिए हमें देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमें 100% सिलेबस कवर करना है। जहां पर कुछ अनकही बातें हैं उनको भी कवर करना है। साथ देंगे आप मेरा? पक्का? ठीक है। ये मत बोलना कि सर आपने ये तो सिलेबस में नहीं, कि मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, यदि मैं मेहनत करने को तैयार हूं तो आपको साथ मेहनत करना पड़ेगा। कारण उसके पीछे ये है कि मेरा बच्चा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके नहीं आएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे ना बने बेटा। सारा फोड़ के आएंगे पेपर, हम क्या करेंगे? फोड़ कर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि बड़े बड़े काम करते हैं हम, के चलिए। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने एनसीईआरटी में जितना कुछ लिखा था वो सारा हमने कवर किया, ठीक है। आज हम बात करेंगे बेटा कि, और देखो हमने क्या किया था, हमने साइनोबैक्टीरिया, मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि ब्लू ग्रीन एल्गी एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिखा था। हमने पूरा नॉस्टॉक पढ़ा अच्छे से हमने, कि नॉस्टॉक में क्या होता है, हेटेरोसिस्ट कैसा होता है, उसकी वॉल कैसी होती है, के पोलर नोड्यूल क्या होते हैं, याद आया? ठीक है। अच्छा बताइए, नॉस्टॉक में जो है वो व्हाट इज दी ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल, व्हाट इज दी ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल, ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल क्या होते हैं नॉस्टॉक में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताइए आप कि नॉस्टॉक में हेटेरोसिस्ट की वॉल किस किस केमिकल से बनी होती है, ठीक है। हेटेरोसिस्ट की वॉल किस केमिकल से बनी होती है नॉस्टॉक में, हेटेरोसिस्ट की वॉल किस केमिकल से बनी होती है। ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल क्या होते हैं नॉस्टॉक में, जो वेजिटेटिव सेल है, जो वर्धी कोशिका है, वेजिटेटिव सेल है, उसकी वॉल किससे बनी होती है, ठीक है। तो मैं आपसे 3 क्वेश्चन किया मैंने। नंबर 1 मैंने आपसे पूछा आपसे कि नॉस्टॉक में जो है ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल क्या होते हैं, हेटेरोसिस्ट जो होती है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, और वेजिटेटिव सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है, बताइएगा मुझे, ठीक है ना। क्लियर? तो हमने जो है वो एनसीईआरटी में ये नॉस्टॉक का जो इमेज दे रखा उसको भी देखा हमने, के याद रखना बेटा, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा आ सकता है, ठीक है। क्लियर? फिर बैक्टीरिया डिवाइड करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था, दैट इज दी फिशन, के विखंडन होता है, जिसको हमने कहा था बाइनरी फिशन, जिसको हमने बाइनरी फिशन कहा था। क्लियर? ठीक है। चलिए, तो आज हम जो है वो एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर निकल के, मतलब कई बार तो ना हम घर की खिड़की से बाहर निकल के देखते हैं क्या क्या दिखाई पड़ रहा है सीन, तो बस वही है कि आप समझ लीजिए कि अभी मोनेरा से बाहर निकले हैं और हम थोड़ा सा जो है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, बैक्टीरियोलॉजी के बारे में आज पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। जो भी हम पढ़ेंगे मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, सत्य निष्ठा के साथ बोलता हूं कि एग्जाम में पूछा गया है वो, ठीक है। इसीलिए जो है वो आप एकदम अलर्ट रहिए बेटा को, क्योंकि आप जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे ना तो आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, के ये तर्क हमारे पास नहीं होना चाहिए कि ये कवर नहीं हुआ वो कवर के, हमको क्वेश्चन बनना चाहिए, के चलिए। माइक्रोबायोलॉजी, अब देखो नंबर 1 पहला पॉइंट है कि व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी। अब हम समझते हैं बेटा, सिंपल सी बात है, माइक्रोब्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, कि द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर और सेल क्लस्टर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं।
क्या माइक्रोबायोलॉजी में केवल और केवल बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं? नहीं। जब आप माइक्रो वर्ड यूज करते हो, जब आप माइक्रो वर्ड यूज करते हो, मतलब आप उन ऑर्गेनिल्स की बात कर रहे हो जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना है, तो वैसे में बड़ी कैटेगरी शामिल हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ फंजाई होते हैं, जिससे मैंने कहा ईस्ट हुआ, कुछ लॉट्स ऑफ फंजाई जिनको आप नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, प्रोटिस्टा हुए, ठीक है, प्रोक्रियोटिक हुए। तो मतलब माइक्रोब के अंदर जो है वे सभी जीव शामिल हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है। कि जो साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में काम करते हैं उनको हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। आप देखना ना, आपके आसपास कोई कॉलेज होगा, उसमें भी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी होता है। कई बच्चे कर भी रहे होंगे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बढ़िया ब्रांच है। हाँ, आपको बता दूं मैं, कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी में। मान लीजिए, एक मिनट के लिए हम थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लीजिए तमाम कोशिश किया पर किसी कारण से मान लो नीट में कुछ नंबर कम रह गए, नहीं हो पाया, तो क्या खत्म है कैरेट? नहीं। हमेशा ये सोचिए कि हम अपना पूरा पहले सबसे पहली बात तो कि अपना पूरा ईमानदारी से 100% देना है एग्जाम को। ठीक है, पूरे दिल से पूरी जो मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश है, कोई रिग्रेट रखे बगैर वो पूरी करनी है। कि उसके बाद भी नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी डेस्टिनी कहीं और लिखी है, कहीं और हम कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, मैं ये बात आपको अपने अनुभव से कहता हूं। मैंने यूपीएससी के लिए पूरा 100% प्रयास किया आईएएस बनने के लिए, और मैं डिजर्विंग था, मैं आज भी मानता हूं, लेकिन मेरा एग्जाम नहीं निकला फाइनली। ठीक है, तो मुझे उस समय बड़ा बुरा लगा। मुझे लगा कि यार कई लोगों का निकल गया पर मेरा नहीं, मेरे बैच मेरा रूममेट है उसका निकल गया पर मेरा नहीं निकला एग्जाम के। वॉट एवर, अब मैं आप 50 तर्क दूंगा कि मेरा सब्जेक्ट ये था, मेरा ऐसा हो गया था, मेरा, तो वो कोई तर्क मायने नहीं रखाते। इतनी सी बात है, निकला नहीं निकला। लेकिन मैं आज अपने आप को देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद से मैं उन कंडीशन में उतना बेहतर काम ना कर पाता जिन कंडीशन में उन ब्यूरोक्रेट्स को काम करना पड़ता है। मैं अपने फील्ड में बहुत खुश हूं। God give me the opportunity to address the India in several international conferences। क्या तो वो मुझे आज देखता हूं तो बेहतर लगता है। अब आपसे जो बात जहां शुरू किया था कि माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या स्कोप है। माइक्रोबायोलॉजी इज वन ऑफ द वेरी वेरी जो है वो इमर्जिंग फील्ड। प्रॉब्लम क्या है, जिस जगह से कॉलेज से आप माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं वहां पे लैब प्रॉपर नहीं है, कोई पढ़ाने वाला प्रॉपर नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। के तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन का डाइल्यूशन हो गया है। इंस्टीट्यूट खोलने से एजुकेशन बढ़ेगा नहीं, बल्कि डाइल्यूट होकर खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या करती है, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज खोल देगी, वो बड़ी संख्या में, कि ये कॉलेज भी खोल दिया वो। अरे भैया, तुम जो कॉलेज ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी फैसिलिटी बढ़ाओ, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की फैसिलिटी बढ़ाओ। के तो आपको कोई डाइल्यूशन करोगे एजुकेशन में तो क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाएगा। चलिए, तो अभी हम वापस लौट के अपने मुद्दे पे आते हैं। हमने आपसे कहा कि माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रॉड टर्म होता है, उसमें कई सारी चीजें शामिल होती है उसके अंदर के। ठीक, तो वायरसेस जो होते हैं उनको भी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही शामिल करते हैं, क्योंकि हालांकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते विद्यार्थी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग के। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर जो है वो वायरस की स्टडी करने वाली ब्रांच वायरोलॉजी वो भी शामिल है, फंजाई की स्टडी करने वाली ब्रांच माइकोलॉजी वो भी शामिल है, बैक्टीरिया की स्टडी करने वाली ब्रांच बैक्टीरियोलॉजी वो भी शामिल है इसमें। ठीक है, क्लियर? ये हम देख रहे हैं एक कल्चर प्लेट के। अब आप बोलोगे सर कल्चर प्लेट का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पेट्री डिश, कांच का बर्तन, ठीक है, उसमें हम एक मीडियम डालते हैं। मीडियम मतलब माध्यम, जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर सके। तो ये कल्चर प्लेट देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो है पैकेट के समान, सिगरेट के समान आपको दिखाई पड़ रहे हैं अरेंज। ये जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। क्या देख रहे हैं आप? इन्हें ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको साफ साफ आप WBC आप पहचान सकते हैं, मुझे अच्छे से मालूम है। आपको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बीच में जो आपको लंबे लंबे जो दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या, वो बैक्टीरिया है। मतलब ये उस व्यक्ति का ब्लड सैंपल है, उसका ब्लड का स्लाइड है जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, जिसके ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया बोलते हैं। जब ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है उस कंडीशन को हम बैक्टीरियमिया कहते हैं, उसे हम बैक्टीरियमिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं कि ब्लड के अंदर बैक्टीरिया आ चुका है, ये दीज आर दी बैक्टीरिया, आपको बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहे हैं, और ये यहां पे आपको WBC दिखाई पड़ रही है। ठीक है, क्लियर? देखिए ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज देख रहे हैं आप बैक्टीरिया का। ठीक है, क्लियर?
तो अब प्रश्न उठता है कि माइक्रोबायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो मैंने आपसे कहा ना कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो सबसे इमर्जिंग बायोलॉजी का ब्रांच में से एक है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज भी हम हमारी अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी माइक्रोब हैं उनका केवल 1% का हम अध्ययन कर पाए हैं। 99% माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। मतलब आज भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया जो है एक पहेली बनी हुई है। और सोचिए आप कि आज भी हम केवल और केवल 1% माइक्रोब का अध्ययन कर पाए हैं। 99% माइक्रोब जो है वो किस तरह के हैं, किस प्रकार के हैं, ठीक है, कहां प्रेजेंट है, कैसे वो उनका मेटाबॉलिज्म कितने तरह के होते हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। we have probably only studied 1% of all the microbe on the earth। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लीवेनहॉक को कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम जो है वो लीवेनहॉक को कहते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर। देखो अब यहां पे जो मैं आपको लिखा रहा हूं ना, ये आपको अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, यानी यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है, तो मैं कुछ वेरिएशन तो यहां पे शामिल करता हूं उसमें, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको चुनना होता है उसमें। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको लिखा रहा हूं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और उनके आंसर है जो अप्रूव्ड आंसर है वो है। क्लियर, ठीक है, तो कोई दिमाग में डाउट मत रखिएगा। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लीवेनहॉक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के, फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, आधुनिक जो है वो बैक्टीरियोलॉजी के फाउंडर जो है वो पाश्चर है बेटा। के और यदि ऑप्शन में पाश्चर ना दे रखा हो तो आप रॉबर्ट कोच को आंसर लगा सकते हैं आप। ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुइस पाश्चर है, फादर ऑफ माइक्रोबायल टेक्निक रॉबर्ट कोच है। लीवेनहॉक को हम दुनिया का पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट मानते हैं कि ही वाज द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट के। इनफैक्ट लीवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी और वो एक बैक्टीरिया था, उसको उन्होंने वाइल्ड एनिमल क्यूल्स कहा था। ये हमने पढ़ा है कहां पर, साइटोलॉजी में पढ़ा हमने। ठीक है, निकोलस एपर्ट एक साइंटिस्ट थे, इनको हम फादर ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं और ये फाउंडर ऑफ कैंड फूड इंडस्ट्री कहलाते हैं। निकोलस एपर्ट ने बताया कि कैसे हम अपने भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आज अमेरिका में यदि आप जाते हैं, यूएस में या कहीं भी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो आप पाएंगे कि वहां पर फ्रेश फूड का कल्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इससे क्या होता है, हमारे घर में क्या होता है कि मम्मी का या घर में जो भी जो है लेडी है, उनका एक मेन काम होता है कि वो आप पूरे परिवार के लिए भोजन को तैयार करने के। तो हमारे घर में जो महिला है, जो भी मम्मी है, चाहे सिस्टर है, जो भी वाइफ है, तो उनका जो मेन काम जो होता है वो होता है कि फूड को प्रिपेयर करना के। इन जनरल इंडिया का एक हैबिट है, मैं कहता हूं कि 50% आबादी को हमने क्या कर रखा है, खाना बनाने के काम में लगा रखा है, और जो कि देश की तरक्की में एक बड़ी बाधा है। कि अमेरिका क्यों आगे है, क्योंकि अमेरिका में 50% आबादी भी काम करती है बाहर के, वहां पे फूड जो है वो इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। तो वहां पे कैंड फूड बिकता है, यानी डब्बा बंद भोजन जो होता है वो आता है, यानी जिस न्यूट्रिएंट क्वालिटी का जैसा चाहिए वैसा फूड आपको मिल जाता है। तो वहां पे खाना पकाने का मतलब होता है कि फूड को आप माइक्रोवेव में गर्म कर लिया, फूड को खोला आपने जो है वो, उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया, बॉईल करके बना लिया आपने, तो ऑलमोस्ट रेडी टू ईट मील हमको देखने मिलते हैं वहां पे। तो वो सबकी शुरुआत कहां से हुई थी, निकोलस एपर्ट ने इसकी शुरुआत की थी। फुश को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब आप पूछोगे सर जो निकोलस एपर्ट ने किया क्या था, उन्होंने पता लगा लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड को स्पॉइल करते हैं। यदि हम टीन के कंटेनर लें, उनको बॉईल करके उनको हम जो है वो डिसइंफेक्ट कर लें और हम जो है वैक्यूम कंडीशन में फूड को उसके अंदर पैक कर दें, तो वैसे में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा और फूड लंबे समय तक बगैर प्रिजर्वेटिव के भी लंबे समय तक फूड रह पाएगा। ठीक है, फुश को हम फादर ऑफ डेयरी बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फुश ने बताया कि मिल्क इज ए वेरी गुड मीडियम फॉर बैक्टीरिया, और दूध के अंदर कई सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं के, और लैक्टोबैसिलस जो है इसके बाद जो है वो डिस्कवर किया गया के। फिर फादर ऑफ कीमोथेरेपी हम एहरलिक को बोलते हैं। एहरलिक ने केमिकल्स का इस्तेमाल किया माइक्रो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए के। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को तैयार किया वायरस इंफेक्शन से निपटने के लिए, और इन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन खोज निकाला। और स्मॉल पॉक्स एक जमाने में इतनी खतरनाक बीमारी थी कि जिसको हो गया है मतलब मरने का चांस 70 से 80% था। कई सारे लोग बताते हैं कि मेरे फादर जो है वो बताया करते थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तब जो है वो गांव के अंदर जो है बड़ी माता स्मॉल पॉक्स जो है वो फैल चुका था, और स्मॉल पॉक्स के फैलने से क्या हुआ था कि गांव के बड़े लोग संख्या में लोग जो है वो प्रभावित हो गए थे। वो कहते थे कि गांव में कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता था जब कोई ना कोई की बॉडी ना जलती हो। ठीक है,
मेरे फादर बताया करते थे कि उनकी एक सिस्टर थी, इनको एक और ब्रदर थे जिनकी डेथ स्मॉल पॉक्स से हो गई थी के मेरे फादर को भी चेहरे में कई सारे दाग थे स्मॉल पॉक्स के कारण, लेकिन वो बच गए थे। तो ये जो जो एक जमाने में स्मॉल पॉक्स ने पूरी जनरेशन को बहुत सीवियरली अफेक्ट किया के, लेकिन एडवर्ड जेनर ने, देखिए सिंपल सी बात ये है कि यदि कोई समस्या है ना तो कोई ना कोई योद्धा कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है के। एडवर्ड जेनर ने आने वाली पीढ़ियों को जो है वो एक उपहार दिया, जो आज हम उनका नाम इतने दिनों के बाद भी हम सम्मान से नाम लेते हैं उनका के। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज कर डाली उन्होंने, और स्मॉल पॉक्स को उन्होंने जो है वो जमीन में अंदर गाड़ दिया। अब स्मॉल पॉक्स धरती से इरेडिकेट हो चुका है। सोच रहे हैं आप? यह है सच्चा योद्धा के। युद्ध केवल मैदानों में नहीं लड़े जाते हैं। युद्ध लड़ने के लिए केवल आपको दूसरे इंसान पर वार नहीं करना होता है। कई बार युद्ध लड़े जाते हैं मानवता के लिए, कई बार युद्ध लड़े जाते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, और ऐसे ही एक योद्धा थे एडवर्ड जेनर। ठीक है। रॉबर्ट कोच को फाउंडर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने बैक्टीरिया को कैसे कल्चर करोगे आप, बैक्टीरिया बीमारी कैसे पैदा करता है, ठीक है, इन्होंने बताया था। कोच पॉस्टुलेट दिए, इन्होंने बीमारी और बैक्टीरिया के बीच संबंधों को स्थापित किया, ये रॉबर्ट कोच थे। ठीक है। कोहन फर्स्ट टू फॉर्मुलेट ए स्कीम फॉर द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया के। कोहन ने पहली बार जो है बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने की कोशिश की, और उसके लिए उन्होंने एक जो है वो स्कीम को बतलाया के। और बहुत ज्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना के, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जो डिटेल्स है उनके बारे में हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी होना चाहिए हमारे हमको, ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो हम ब्लैंक ना हो जाए, हम उसका आंसर कर आए। ठीक है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम बेटा बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। पहली बार बैक्टीरिया को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था रेन वाटर फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से उन्होंने रेन वाटर को लिया था, और इसको उन्होंने वाइल्ड एनिमल क्यूज कहा था। और ये मैं ऑलरेडी आपको बतला चुका हूं कब, साइटोलॉजी में के। और मैंने आपसे कहा था कि ये दिमाग में रखिएगा कि पहली बार सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की, पर लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की। अब आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने, सुनिएगा ध्यान से के, आपको मेरे दो प्रश्नों के उत्तर कमेंट में लिख भेजने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑथर्ड बाय रॉबर्ट हुक के। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या था के, इनकी बुक, इन्होंने एक बुक लिखी थी उसका नाम क्या था के। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑथर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की लिखी बुक का नाम क्या था के। फटाफट जो है वो ये कमेंट में आंसर चाहिए के, आपको बताना है कि रॉबर्ट हुक ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था। यदि आप पब्लिशिंग ईयर बता देंगे तो और मजा आ जाएगा। ठीक है। बैक्टीरिया टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे एहरेनबर्ग के। बैक्टीरिया टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे एहरेनबर्ग, और बैक्टीरिया टर्म का मतलब होता है लिटिल रॉड और लिटिल स्टिक। मतलब पहले खोजे गए बैक्टीरिया रॉड शेप थे, याद रखिएगा आप। ठीक है ना, तभी तो नाम दिया गया इनको। तो टर्म बैक्टीरिया को देने वाले साइंटिस्ट थे एहरेनबर्ग। और जो है बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रॉड या लिटिल स्टिक, छोटी छड़। ठीक है। टर्म माइक्रोब देने वाले साइंटिस्ट थे सेडलोट। सेडलोट ने माइक्रोब टर्म को दिया। क्लियर। किर्चर पहले साइंटिस्ट थे, was the first man to recognize the significance of bacteria and other microbe in disease के। किर्चर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि संभवतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बीमारियों का कारण होते हैं। के पहले का एक जमाना ऐसा रहा है कि यदि किसी को लेप्रोसी हो गया, हम जानते हैं आज कि लेप्रोसी का कारण है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिट के। यदि किसी को लेप्रोसी हो गया मतलब पिछले जन्म में पाप किया होगा, इसलिए ऑर्गन जो है वो ज्वाइंट गल रहे हैं। के लेप्रोसी में ज्वाइंट गल जाते हैं सीवियर कंडीशन में। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया मतलब ये भी पाप का परिणाम है। देवी देवताओं के गुस्सा होने पर बीमारियां होती है, ऐसा लोगों का मानना था, लेकिन जब जो है साइंटिफिक स्टडी की तो मालूम चला कि ये माइक्रोब्स हैं, और इनको हम यदि सही दवा का इस्तेमाल करें कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर। निकोलस अपार्ट मैंने आपको बताया कि इन्होंने फूड इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फुश ने जो है वो डेरिवेक्टोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दिया। मुलर, ठीक है, मुलर जो है इन्होंने जो है कुछ वर्ड ऐड के, जैसे आज हम बोलते हैं ना बैसिलस रेडिसिकुला। बैसिलस रेडिसिकुला किस बैक्टीरिया का नाम है बेटा? बैसिलस रेडिसिकुला राइजोबियम बैक्टीरिया का जो है वो साइंटिफिक नेम है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहां मिलता है? ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में मिलता है, पढ़ाया हुआ आपको ऑलरेडी के। तो जो टर्म बैसिलस है, विब्रियो है, स्पाइरिलम है, हमें मालूम है ना कि रॉड शेप होगा बैसिलस के, कॉमा शेप होगा विब्रियो,
स्पाइरल शेप होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम, बेटा स्पाइरलम बोलेंगे। इन टर्म का आज हम इस्तेमाल करते हैं, बैक्टेरिया का नामकरण में यूज करते हैं, बैक्टेरिया में जीनस के नाम के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं हमके, और जेनरिक नेम के रूप में इसका यूज करते हैं। इन टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे मुलर। मुलर ने मुलर ने बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरलम वर्ड को कॉइन दिया, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने जो है वो पहली बार बैक्टेरिया के बारे में बतलाया था उन्होंने के, और इनको उन्होंने जो है वो डायरकेंस कहा था, जिसको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने वाइल्ड एनिमल किल के रूप में पढ़ा के। एंड ल्यूवेनहॉक जो है वो हॉलैंड के साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट, यानी ल्यूवेनहॉक जो है वो डच वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने पहली बार बैक्टेरिया को देखकर डायरकेंस कहा था इन्होंने, और इस डायरकेंस को जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इसको जो है एनिमल किल के रूप में ट्रांसलेट किया के। ठीक, आंसर आपका आ गया सामने। 1695 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसमें इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया का जिक्र किया था। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह कि ल्यूवेनहॉक के बैक्टीरिया की खोज करने के 200 वर्षों तक, तकरीबन 200 ईयर्स तक किसी ने बैक्टीरिया की तरफ ध्यान नहीं दिया कि बैक्टीरिया क्या काम करते होंगे, क्या इनका इंपॉर्टेंस होगा, क्या सिग्निफिकेंस होगा, और इस पर जो है वो कई सारे फर्मेंटेशन प्रयोग को किया लुईस पाश्चर ने के। लुईस पाश्चर एक महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने कई सारे फर्मेंटेशन एक्सपेरिमेंट को किया इन्होंने, और माइक्रोबायोलॉजी को इन्होंने आगे बढ़ाया के। अब आप सोचोगे कि सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब बैक्टीरिया को डिस्कवर कर लिया था, उसके बाद 200 वर्षों तक बैक्टीरिया के ऊपर अध्ययन क्यों नहीं हुआ? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मानव सभ्यता में एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम सबसे पहले अपनी निकट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोशिश करते हैं। ये वो समय था, 17वीं सेंचुरी की बात करें हम, ये वो समय था जब आदमी को अपने पॉपुलेशन को बढ़ रहा था, रहने के लिए रिसोर्सेस को, रहने के लिए खाने के लिए रिसोर्सेस को जनरेट करना था। तो इस समय लोगों ने धीमे धीमे इंडस्ट्रीज लगाना शुरू किया। लोगों का जो है वो मेन फोकस था कैसे हम भोजन की आपूर्ति करें, कैसे हम अधिक अनाज को उगाएं, कैसे हम चीजों को जो है अपने जो है वो ट्रेवल को जो है वो आसान करें। पहले लोग बाग घोड़ा गाड़ी में चला करते थे, धीमे धीमे कुछ व्हीकल्स बनना शुरू हुए। तो ये वो दौर था जब धीमे धीमे आदमी मशीनों की तरफ बढ़ रहा था, और धीमे धीमे आदमी जो है वो हथियार गन्स समय आई के। तो ये जो वो समय था जब कई सारे वॉर कॉन्फ्लिक्ट थे, ये वो समय था जब कई बार अकाल थे, तो भोजन की आपूर्ति पहली प्रायोरिटी थी। ऐसे में माइक्रोब की स्टडी करना उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं थी लोगों के लिए। जाहिर सी बात है कि आज हमारी प्रायोरिटी क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे आसपास क्या घट रहा है। आने वाले 500 वर्षों के बाद जो जनरेशन होगी उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके आसपास क्या घट रहा है। लुईस पाश्चर ने जो है वो कई सारे फर्मेंटेशन प्रयोग का उन्होंने अध्ययन किया, और जो है वो उन्होंने ये बतलाया, उन्होंने एक बात बतलाई कि जितने भी प्रकार की सड़ने की प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो फैट सड़े, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट सड़ता है या प्रोटीन सड़ता है, सारी प्रोसेस में जो है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। इन्होंने कहा जब कभी कार्बोहाइड्रेट सड़ता है तो उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम फर्मेंटेशन के। जब कभी कार्बोहाइड्रेट जो है उसका डिके होता है, उसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। जब कभी प्रोटीन जो है वो उस पर बैक्टीरिया ग्रो करता है, प्रोटीन का इसको जो है वो तोड़ता है, डिसॉल्व करता है, उसे बोलते हैं पुट्रीफैक्शन कहते हैं, उसके लिए हम पुट्रीफैक्शन वर्ड यूज करते हैं। और जब कभी फैट सड़ता है, ऑयल सड़ता है या फैट सड़ता है, उसके लिए हम रेंसिडिटी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेशन कार्बोहाइड्रेट का डिके है, पुट्रीफैक्शन प्रोटीन का डिके है, रेंसिडिटी फैट का डिके है, ठीक है, क्लियर। अब पाश्चर ने क्या, एक बड़ी मजेदार चीज है, आज भी लुईस पाश्चर की खोज का हम आज भी यूज करते हैं। आप सब लोग देखते होंगे, जो लोग गांव के अंदर हैं, छोटे कस्बों में हैं, जहां पर गाय पाल ली जाती है या आसपास में किसी ने गाय या भैंस पाली होती है, तो हम जाते हैं बर्तन लेके, उससे दूध लेके आते हैं, ठीक है। फ्रेश मिल्क निकाल के दे देता है सामने आपको उठ के, या दूध ढबरे में लेके आता है, घर में दूध दे गया, ठीक। लेकिन हम यदि बॉम्बे की बात करें हम, या भोपाल की बात, किसी भी शहर की बात करें, मतलब मुझे जहां तक ध्यान है, जब से हमने होश संभाला है, हमने थैली में दूध देखा है। भोपाल में जब मैं विदिशा में था, भोपाल में था, तो सांची का दूध मिलता था, वहां पे सांची ब्रांड था वहां पे। बॉम्बे में यहाँ पर देखें तो सारदा डेयरी का मिल्क मिलता है, यहाँ पे अमूल का मिल्क सप्लाई होता है। गुजरात के जो लोग हैं वो जानते हैं अमूल का मिल्क थैलियों में आता है। तो एक जमाना था पहले, अभी थैलियों, प्लास्टिक की थैलियां, हम प्लास्टिक बैग हम यूज करते हैं। एक जमाने में इसके पहले जो है वो हम लोग कांच की बोतलें यूज करते हैं, ग्लास बॉटल का हम यूज करते थे, ठीक है।
तो ये जो मिल्क आपके घर तक पहुंचता है ना, ये ऐसे ही नहीं पहुंचता, इसको जो है वो बकायदा इसको मिल्क को जो है वो प्रिजर्व किया जाता है, पाश्चराइज किया जाता है कि लिखा होता है साफ साफ दूध के ऊपर कि ये दूध पाश्चरीकृत मिल्क है। और इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि दूध के अंदर प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं, जो व्यक्ति को में बीमारी को फैला सकते हैं, वे हार्मफुल बैक्टीरिया पाश्चराइजेशन की प्रोसेस में खत्म हो जाते हैं कि जब पाश्चरीकरण करते हो उससे वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दूध के अंदर प्रेजेंट नेचुरल बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, वो नहीं मरता है उसमें, उसको मारने के लिए आपको हाई टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा उसको, ठीक है, लेकिन वो नहीं मरता इतनी आसानी से। तो लुईस पाश्चर ने क्या बताया, लुईस पाश्चर ने जो है वो एक टेक्निक खोजी उन्होंने, और इस टेक्निक का पहली बार इस्तेमाल किया गया था वाइन की बोतल के लिए। आज मार्केट में जितनी भी वाइन अवेलेबल होती है, वाइन जो है वो फर्मेंटेशन से बनती है, अंगूर के फर्मेंटेशन से वाइन बनती है। तो वाइन के प्रिजर्वेशन के लिए इन्होंने जो है पाश्चरीकरण टेक्निक का इन्होंने खोज निकाला, और बाद में उस टेक्निक का यूज मिल्क के प्रिजर्वेशन के लिए किया गया, ठीक है। पाश्चर डेवलप्ड ए टेक्निक वेयर ही हीटेड a wine bottle at 50 to 60 degrees Celsius for a short period and thus killed undesirable bacteria। देखो सब बैक्टीरिया नहीं मरेंगे इस टेम्परेचर पर, सब बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, कि कुछ बैक्टीरिया जो अनडिजायरेबल है वो मर जाएंगे। अब आप बोलोगे सर जो नहीं मरे वो बीमारी पैदा कर दिए, तो मैं क्लियर कर दूं आपको बेटा कि जो भी बैक्टीरिया बीमारी पैदा करते हैं वो आपके ब्लड के टेम्परेचर पर मैक्सिमम ग्रो करते हैं। उठ के आपका ब्लड का टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है ना, है ना। मान लिया हमने कहा कि 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, इसमें बैक्टीरिया मैक्सिमम ग्रो करता है, जो बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस बैक्टीरिया का जो थर्मल डेट पॉइंट है ना, इस तापमान पर बैक्टीरिया मर जाएगा। थर्मल डेट पॉइंट इस बैक्टीरिया का वो है 62 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो आपको बीमारी पैदा करते हैं, आपकी बॉडी में बीमारी पैदा करते हैं, वे 62 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मर जाते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ जानते हैं आप क्या है कि आप कभी देखना, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमको बुखार आता है, पूरी बॉडी हमारी एक बैटल फील्ड में कन्वर्ट आती है, और जितना अधिक इन्फेक्शन होगा उतना तेज बुखार आएगा। टाइफाइड में तेज बुखार आता है। बुखार क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है और बैक्टीरियल ग्रोथ को वो स्लो डाउन करता है, ओके। तो फीवर एक बीमारी नहीं है, फीवर एक सिम्टम होता है, क्लियर। तो इसलिए बुखार जब आ रहा होता है तो डॉक्टर कभी भी जो है बुखार को कम करने के लिए पैरासिटामोल देते हैं, लेकिन डॉक्टर उसके साथ में एंटीबायोटिक देता है, वो सूटेबल मेडिसिन आपको देता है जिससे कि आपकी बॉडी का के अंदर प्रेजेंट जो रियल कारण है बीमारी का वो खत्म हो सके, क्लियर। तो ऐसी टेक्निक जिसमें कि जो है वो आप लिक्विड को एक निश्चित तापमान पे गर्म करते हैं जिससे अनडिजायरेबल बैक्टीरिया मर जाते हैं, उससे हमने पाश्चरीकरण कहा टेक्निक को हमने के। इट इज जनरली यूज्ड फॉर टेम्पररी प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। याद रखिएगा, पाश्चराइजेशन का इस्तेमाल जनरली हम दूध के अस्थायी परिरक्षण के लिए करते हैं। मिल्क के टेम्पररी प्रिजर्वेशन के लिए हम पाश्चरीकरण का इस्तेमाल करते हैं, और इससे क्या करते हैं बेटा, हम सारे बैक्टीरिया नहीं मरते, इससे वो बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो रोग कारक बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम हटा देते हैं, मार देते हैं उनको उनके। और ये टेक्निक का हम दो टेक्निक, जो पाश्चरीकरण है उसको अचीव करने के दो तरीके होते हैं। पाश्चराइजेशन जो बेटा उसको अचीव करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है HTST। HTST का मतलब होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी दूध को आप 15 से 30 सेकंड गर्म कीजिए, शॉर्ट टाइम गर्म कीजिए 71.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। ये तरीका यूरोप में इस्तेमाल किया था। दिस मेथड इज यूज्ड इन यूरोप में इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं वे थोड़ा सा उनको मारने के लिए आपको लंबा समय तक हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि इंडिया में जो मेथड यूज करते हैं वो है LT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। तो भारत में दूध को पाश्चराइज करने के लिए 62.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट तक रखते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर उबाल दो ना, इतना लफड़े क्यों करना, बॉईल कर दी मम्मी तुम्हारी, बॉईल कर दी दूध को आते के। देखो बेटा, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है मिल्क इंडस्ट्री की, दूध को बॉइलिंग पॉइंट तक लाना पड़ेगा, मतलब आपको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाना पड़ेगा आपको, उठ के। तो यू नीड हीट, आपको एनर्जी लगेगा बहुत सारा, ठीक। दूध जो है वो उसके अंदर से जो वेपर से वो भी इवोपरेट कर जाएंगी, दूध गाढ़ा हो जाएगा, वॉल्यूम दूध का कम हो जाएगा, तो इंडस्ट्री को नुकसान होगा, है ना। इसलिए वो टेम्परेचर सेट किया गया जिस पर दूध बॉईल नहीं करता है, दूध गर्म रहता है और बैक्टीरिया मर जाते हैं, दूध का वॉल्यूम भी कम नहीं होता है और दूध गाढ़ा भी नहीं होता है, ठीक है, क्लियर।
पाश्चर ने कई सारी फर्मेंटेशन क्रियाओं का अध्ययन किया और बताया इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि लाइफ इज पॉसिबल विदाउट एयर। मतलब हम कहते हैं कि जो वायु की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं वो एरोबिक हैं, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वृद्धि नहीं कर पाते वो एनारोबिक हैं के। तो पाश्चर ने पहली बार एरोबिक और एनारोबिक वर्ड को दिया। इन्होंने बताया कि जीवन बगैर ऑक्सीजन के भी संभव है। इन्होंने फर्मेंटेशन क्रियाओं का अध्ययन किया और बताया इन्होंने कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ही शोड दैट सर्टेन बैक्टीरिया could live without oxygen which was till then considered the essential for use के। ठीक, तो इसका मतलब ये कि पहले के लोग मानते थे कि बगैर ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है, पर पाश्चर ने कहा नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अवायवी जीवाणु होते हैं, और ये बगैर ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. Clear? Robert Koch isolated bacteria causing anthrax and tuberculosis and established the Koch postulate. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईएमपी है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया बेटा के। रॉबर्ट कोच ने पहली बार एंथ्रेक्स और ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को उन्होंने आइसोलेट किया के, और इन्होंने पहली बार हम कहते हैं कि रॉबर्ट कोच वो साइंटिस्ट थे जिनको मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहते हैं। यानी मेडिकल में जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे और सेकेंड ईयर में आप होंगे तो आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और माइक्रोबायोलॉजी आपको तमाम माइक्रोब के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। रॉबर्ट कोच ने क्या किया, उन्होंने पता लगा लिया था बीमारी का और बैक्टीरिया का क्या संबंध है, कि किस बीमारी में कौन सा बैक्टीरिया ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और वो बीमारी कैसे प्रोपेगेट करता है। ठीक है, अब इसको तो ये जो कनेक्शन जो रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया का और बीमारी का जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप का इस्तेमाल किया, कुछ उन्होंने जो है अवधारणा का इस्तेमाल किया, उसको हम कोच पोस्टुलेट कहते हैं। रॉबर्ट कोच आइसोलेटेड बेसिलाई बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड ऑफ एंथ्रेक्स इन्फेक्टेड कैटल के। एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो चौपायों में होती है के। ठीक है, एंथ्रेक्स जो होती है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो कैटल्स में होती है के। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट कोच ने बैसिलस बैक्टीरिया को उन्होंने एंथ्रेक्स, एक जानवर, एक एनिमल था, सुन लो बेटा समझ लो, कि एक कैटल था, उस कैटल को एंथ्रेक्स बीमारी थी, उसका ब्लड निकाला इन्होंने, ब्लड का उन्होंने एनालिसिस किया, ब्लड में इनको बैक्टीरिया मिला, उस बैक्टीरिया को निकाल लिया इन्होंने, बैक्टीरिया को उन्होंने लेबोरेटरी में कल्चर किया, अब बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बन गई वो, उस बैक्टीरिया को लिया उन्होंने और हेल्दी एनिमल में लगा दिया, तो हेल्दी एनिमल बीमार पड़ गया, उसमें एंथ्रेक्स हो गया। तो मालूम चल गया कि दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसको ब्लड से निकाला था हमने, वही एंथ्रेक्स का कारण है, कोई और कारण नहीं है यहाँ पे। ऐसे करके कई बीमारियों का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है, क्लियर? तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो बेसिलस बैक्टीरिया को एंथ्रेक्स इन्फेक्टेड कैटल के ब्लड से निकाला, ग्रू दिस बैक्टीरिया इन द कल्चर ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है, एंड देन इंजेक्टेड देम इनटू अदर एनिमल टू सी if they become infected or develop the clinical symptom of the anthrax. From this experiment, animals he isolated microbe like those we had originally found in cattle that died of anthrax के। मतलब जिसको इन्होंने जिस हेल्दी एनिमल में इंजेक्शन को लगाया उसको भी एंथ्रेक्स की बीमारी हो गई, उसके ब्लड को आइसोलेट किया, दोबारा उसी बैक्टीरिया को उन्होंने प्राप्त किया, तो मालूम चल गया कि द सेम बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंथ्रेक्स डिजीज। ठीक है, क्लियर? एंड ये पहली बार था कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम ए बैक्टीरियम हैड बीन प्रूव्ड टू बी द कॉज ऑफ एन एनिमल डिजीज। ये पहली बार था कि मालूम चला था हमें। और याद रखिए, ये आज आपको छोटी सी बात लगती है, उस जमाने में इस बात को कहने के लिए भी बड़े साहस की जरूरत थी, क्योंकि कई बीमारियों का कारण था गॉड से जुड़ा हुआ था। कई सारी सभ्यताएं, कई सारे लोग ऐसा मानते थे कि कोई बीमारी यदि हुई है तो वो ईश्वर की नाखुशी से, ईश्वर की नाराज हो गया है, कोई पाप हो गया उससे हुए। और वैसे में यदि आप बीमारी का इलाज को बोल रहे हैं आपकी ये बैक्टीरिया हो गया है, ठीक है, ये तो वैसे में वो धर्म की सीधी सीधी अवहेलना थी उनके। तो कई बार लोग इन चीज़ों का विरोध भी करते थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि रॉबर्ट कोच के वक्त तक जो है साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो चीज़ों का विरोध, साइंटिफिक कम्युनिटी स्ट्रांग थी और वो बाकायदा एविडेंस के साथ जो है वो अपनी बात कह पाते थे वो। ठीक है,
तो कोच पॉस्टुलेट में क्या होता है बेटा, याद रखिएगा के इनको कोच पॉस्टुलेट के लिए रॉबर्ट कोच को 1905 में इनको नोबेल प्राइज मिला है के आइसोलेशन ऑफ रॉबर्ट कोच पॉस्टुलेट में क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक बीमारी वाले एनिमल, जिस एनिमल को बीमारी है उसके ब्लड से आप माइक्रोब को निकालते हैं, माइक्रोब को लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं, फिर आप उसे एक्सपेरिमेंटल एनिमल को लगाते हैं और क्लिनिकल सिम्टम को देखते हैं, और फिर सेम माइक्रोब को आप जो है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल के ब्लड से आइसोलेट करते हैं। तो इससे मालूम चल जाता है कि वो फला बीमारी फला बैक्टीरिया से हुई है, यानी कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया से हुई है हमको मालूम चल जाता है। ठीक है, जोसेफ लिस्टर ने जो है वो बैक्टीरिया का प्योर कल्चर ऑब्टेन किया के जोसेफ लिस्टर फर्स्ट ऑब्टेन प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। जोसेफ लिस्टर ने पहली बार बैक्टीरिया का प्योर कल्चर। अब आप बोलोगे सर ये प्योर कल्चर का मतलब क्या है? देखो बेटा, प्योर कल्चर का मतलब होता है कि एक कल्चर प्लेट है, ठीक है, इसमें हमने एक बैक्टीरिया, एक सिंगल बैक्टीरिया लाके छोड़ दिया मिनट के, अब ये ग्रो कर रहा है, 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से ये 8 हो गया, 8 से ये 16 हो गया, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो एक बैक्टीरिया के डिवाइड होने पर, चूंकि बैक्टीरिया फिशन करता है तो सारे बैक्टीरिया एक समान होंगे, तो हमने उसको एक प्योर कल्चर बोल दिया। those bacterial colonies which are having only one kind of bacteria, जिसमें केवल एक तरह का बैक्टीरिया होगा, उसे हम जो है वो प्योर कल्चर बोलते हैं, जो एक सिंगल बैक्टीरिया से डेवलप होता है। तो पहली बार जोसेफ लिस्टर ने बैक्टीरिया का प्योर कल्चर प्राप्त किया। प्योर कल्चर में केवल एक ही तरह का बैक्टीरिया होता है, दूसरे बैक्टीरिया मिक्स नहीं होते इसमें, ठीक है। फिर रॉबर्ट कोच ने इसके बाद जो है इनकी मेथड का इस्तेमाल किया और उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया का प्योर कल्चर तैयार किया, ठीक है। हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो बैक्टीरिया के प्योर कल्चर को निकालने के लिए उन्होंने डाइल्यूशन मेथड को बताया। उन्होंने कहा कि आप डाइल्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ब्लड है, ठीक है, ब्लड का आपने 1 ml, मान लो 1 ml ब्लड है, उस 1 ml ब्लड में 100 बैक्टीरिया मान लीजिए, ठीक है। अब आपको प्योर कल्चर तैयार करना है तो कैसे का? और 100 बैक्टीरिया ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ठीक है, दैट मे बी पॉसिबल, यदि मल्टीपल इन्फेक्शन तो पॉसिबल है। तो क्या किया इन्होंने कहा इस 1 ml ब्लड को आप डालिए 1 लीटर मीडियम के अंदर, 1 लीटर मीडियम में डाला आपने, तो 100 बैक्टीरिया जो है वो 1 लीटर मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो। फिर 1 लीटर मीडियम में से आपने 1 ड्रॉप निकाला, आपने 1 ml निकाला आपने, ठीक है। उस 1 ml में पॉसिबिलिटी है कि 4 बैक्टीरिया है, मान लो इमेजिन 4 बैक्टीरिया है। इस 1 ml को आपने फिर से 1 लीटर में डाला आपने, तो चारों बैक्टीरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आपने फिर निकाला 1 ड्रॉप, तो पॉसिबिलिटी है कि उस ड्रॉप में बैक्टीरिया ना हो, पॉसिबिलिटी है कि उस ड्रॉप में केवल एक ही बैक्टीरिया हो। क्लियर? तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन मेथड। आजकल हालांकि मशीनें आ गई, आजकल ये सब नहीं करना पड़ता, आजकल मशीनें सीधा बैक्टीरिया पिक कर लेती हैं, ठीक है। फिर लुईस पास्चर ने जो है वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को दिया, ठीक है। याद रखिएगा इसका बेस्ट आंसर है रॉबर्ट कोच एंड लुईस पास्चर बोथ टुगेदर के। याद रखिए जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया? तो बेस्ट आंसर है रॉबर्ट कोच एंड लुईस पास्चर। ऑप्शन में यदि रॉबर्ट कोच और पास्चर अलग अलग दे रखा है तो आंसर है लुईस पास्चर, और यदि ऑप्शन में लुईस पास्चर नहीं दे रखा है तो आंसर है रॉबर्ट कोच। क्लियर? मैं हमेशा कहता हूं बी स्मार्ट इनफ कि क्या उत्तर चुनना है ये आपको सोचना होगा बेटा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है लकीर का फकीर बन के हम जो है गलत करके आते एग्जाम में, वैसा नहीं करना, ठीक है। यदि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में ऑप्शन ए है रॉबर्ट कोच एंड लुईस पास्चर, ऑप्शन बी है लुईस पास्चर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच, ठीक है। आंसर है यहाँ पे रॉबर्ट कोच एंड लुईस पास्चर बोथ टुगेदर। नहीं दे रखा हो तो आंसर है पास्चर, नहीं दे रखा हो तो आंसर है रॉबर्ट कोच, ठीक है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या कहती है? वो कहती है कि जितने भी संक्रामक रोग हैं, जो इन्फेक्शस डिजीज हैं, वे सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। कि उन्होंने बताया कि जो भी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाती है, जिसका संक्रमण होता है, जो एक व्यक्ति से ट्रांसमिट होकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है, और उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। दे में भी बैक्टीरिया, दे में भी फंजाई, दे में भी वायरस के। तो एक से दूसरे को यदि बीमारी लग रही है तो वो बीमारी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, ठीक है। ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। पहले के जमाने में लोग मानते थे ये देवताओं का श्राप है, मालूम चल गया नहीं, यदि बीमारी एक से दूसरे को लग रही है मतलब यहां पर कोई ना कोई माइक्रोब यहां पर इन्वॉल्व है, ठीक है। आप बोलोगे मान लो सर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो क्या है वो है बेटा सिस्टेमिक डिजीज के। सिस्टेमिक डिजीज, डायबिटीज है वो सिस्टेमिक डिजीज है। सिस्टेमिक बीमारी एक व्यक्ति के अपने बॉडी के सिस्टम में होती है, वो दूसरे को नहीं लगती है, वो दूसरे को नहीं लगती है। ऐसी बीमारी जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाती है वो जेनेटिक डिजीज होती है, उसे आनुवांशिक बीमारी कहते हैं। क्लियर? ठीक है। फिर
जोसेफ लिस्टर ने पहली बार जो है वो कार्बोलिक एसिड का यूज बताया उन्होंने, और एंटीसेप्टिक के यूज के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि यदि आप सर्जरी करने जा रहे हैं, यानी जोसेफ लिस्टर जो है, याद रखिए ये बड़े साइंटिस्ट हैं के, आज ये फ्रांस में जो है इनके नाम पर लिस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है के, एंड लिस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आज भी है के। जोसेफ लिस्टर एक बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है वो कई सारे, वास्तव में लिस्टर ने क्या किया, लिस्टर ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल एस्पेक्ट खोज लिया इन्होंने कि कैसे जो है वो मेडिकल इंडस्ट्री में ये काम करेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंटीसेप्टिक का इंडस्ट्री शुरू करा दिया इन्होंने कि इन्होंने वो केमिकल खोज लिए जिनको लगाने से बैक्टीरिया सरफेस पर से मर जाते हैं, कार्बोलिक एसिड। अब आपको बता दूं मैं कि आपने देखा होगा कि अक्सर टीवी में ऐड आता है लाइफ बॉय, डेटॉल सोप। क्या आता है ऐड में कि एक बच्चा है बाहर खेल रहा है, खूब सारे बैक्टीरिया बॉडी में लग गए, वो घर में आया, मम्मी मुझे नहाना है, मम्मी ने बोला डिटॉल सोप लगाइए, कि डिटॉल सोप लगाया उसने, पूरे बैक्टीरिया खत्म हो गए। वो दिखाते हैं कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया खत्म हो गए, वो दिखाता है लाइफ बॉय का आता है कि 1 2 3 4 5 हैंड वॉश कर 10 तक बैक्टीरिया खत्म, बिकॉज दी सोप्स हैव दी कार्बोलिक एसिड। इनके अंदर कार्बोलिक एसिड फिनॉल होता है इनके अंदर के, और जो क्लोरहेक्सिडिन होता है इनके अंदर, कार्बोलिक एसिड होता है इनके अंदर के, तो वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है ना, खोज लिस्टर की। आज सर्जरी करने के पहले व्यक्ति के शरीर को जो है वो साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक पैंट का यूज करते हैं, एक ब्रश से जो है वो बाकायदा एंटीसेप्टिक का एक लेयर लगाते हैं जिससे कि बैक्टीरिया सरफेस पे से मर जाए। ठीक है, लिस्टर ने बतलाया। अब बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की बात करें, हालांकि डिटेल्ड क्लासिफिकेशन आपको नीट में नहीं पूछेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें जो कॉमन एमसीक्यू है एग्जाम के, वो बेटा आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कोहन नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को साइजोफाइटा में रखा, मतलब बैक्टीरिया को पहले प्लांट के साथ इंक्लूड किया गया था। बैक्टीरिया को पहले प्लांट के साथ इंक्लूड किया गया था क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है, इनको प्लांट के साथ रखा गया था। क्लियर? तो कोहन ने बैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन एल्गी को साइजोफाइटा में रखा। साइजो वर्ड का मतलब होता है बाइनरी फिशन करने वाले, फाइटा मतलब प्लांट। ऐसे प्लांट जो बाइनरी फिशन करते हैं, विखंडन करते हैं, वो साइजोफाइटा। ठीक है, नॉगेली ने कहा कि नहीं भैया ये प्लांट नहीं है, ये फंजाई है। नॉगेली ने इनको जो है वो साइजोमाइसिटीज में रखा। ठीक है, फिर सही जगह पे रखा इसको विटेकर ने इनको किंगडम मोनेरा बना दिया। उसने कहा जो भी प्रोक्रियोटिक हैं, बैक्टीरिया हैं, सारे एक किंगडम में जाएंगे, उसका नाम है किंगडम मोनेरा। ठीक है, क्लियर? बैक्टीरिया आर यूबिक्वाइटस इन डिस्ट्रीब्यूशन। बैक्टीरिया आपको सब जगह देखने मिलेंगे, केवल कहां नहीं मिलेंगे आपको, ये फायर, आग में बैक्टीरिया नहीं होगा। डिस्टिल्ड वाटर, आश्रित जल में बैक्टीरिया नहीं होगा। ठीक है, कभी गौर करना, मार्केट से आप कोई एंटीबायोटिक, छोटा बच्चा घर में बीमार होता है, आप दवा लेने गए तो आप लेके आएंगे, एक बोतल लेके आएंगे एंटीबायोटिक का, उसके अंदर बोतल होगा, पाउडर भरा होगा, और बाजू में एक छोटी सी लिक्विड की बोतल होगी, है ना। आप खोलेंगे, डालेंगे उसमें लिक्विड के, और यह लिखा हुआ उसमें कि उबाल कर पानी ठंडा कीजिए, फिर डाल के दवा बनाइए आप। तो जो डिस्टिल्ड वाटर है, उसकी यदि हम बात करें यहाँ पे, डिस्टिल्ड वाटर हुआ हमारा, ठीक है, और दूसरा जो है वो फायर हुआ, उसमें जो है वो बैक्टीरिया नेचुरली नहीं होते। और तो और आसमान से पानी गिरता है, जो रेन वाटर होता है ना, वो बैक्टीरिया फ्री होता है वो, लेकिन जमीन पे गिरने के बाद उसमें, या वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको बैक्टीरिया सॉइल में सबसे अधिक के मैक्सिमम बैक्टीरिया आपको सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर देखने मिलेंगे आपको। ठीक है ना, और मिट्टी में बैक्टीरिया, सोचिए मैक्सिमम बैक्टीरिया आपको सॉइल के अंदर देखने मिलेंगे, और सॉइल में बैक्टीरिया की इतनी बड़ी कॉलोनी है कि सॉइल में बैक्टीरिया आपस में लड़ रहे हैं। और कैसे लड़ रहे हैं? जैसे आपने देखा ना कि इंसान पहले क्या, आपको बता दूं मैं, आदमी ने युद्ध करना कब सीखा? सबसे पहले आदि मानव ने युद्ध किया किससे? जानवरों के साथ में। टाइगर था, आदमी को खा जाया करता था के, भालू था, आदमी के ऊपर हमला कर देता था के, तो उसने तीर कमान हथियार बनाए कि भैया इन जानवरों से बचना है, बच्चों को बचाना है अपने। तो आदमी ने ऐसे इवॉल्व किया। फिर उसको लगा कि ये जानवर मर सकता है, तो उसने देखा दूसरा कबीला है, दूसरा कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, दूसरे कबीले पे हमला किया। इंसान ने इंसान को मारना सीखा, वैसे तीर कमान का आविष्कार किया। धीमे धीमे आदमी और इवॉल्व किया, उसने कहा तीर कमान से जो है वो कई बार निशाना सही नहीं लगता है, और इवॉल्व किया, बंदूकें बनाई उसने, और नुकसान करना है तोप बना दी उसने, और न्यूक्लियर बम बना दिया।
मतलब ऐसे चीजें जो है वो इवॉल्व किए गई फिर के। तो धीमे धीमे करके क्या हुआ कि आदमी ने ऐसे इवॉल्व किया आपस में लड़ने के लिए। बैक्टीरिया के अंदर भी वही चल रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर, मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया है ना, वो कई वैरायटी के बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं आपस में के, अब लड़ रहे हो। एक बैक्टीरिया बोलता है ये मेरी जमीन है, ये मैं यहां ग्रो कर रहा हूं, तू कहां से आ गया। दूसरा बैक्टीरिया बोलता है मेरी भी है, मैं भी यहीं ग्रो करूंगा। तो पहले बैक्टीरिया ने क्या किया, केमिकल बनाए, छोड़ दी कुछ केमिकल, ये ले केमिकल, ये ले केमिकल, ठीक है। दूसरा बैक्टीरिया ने कहा ये क्या आ गया, दूसरा बैक्टीरिया जो वो उससे मरने लगा, पॉपुलेशन कम होने लगी उसकी। आ रही बस में, दिस इज नोन एज द फिनोमिना ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। दोनों बैक्टीरिया आपस में कंपटीशन कर रहे हैं और एक दूसरे को मारने के लिए कोई केमिकल बना रहा है, और दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे अधिक एंटीबायोटिक मिट्टी से, सॉइल बैक्टीरिया से खो जाते हैं। सबसे अधिक एंटीबायोटिक सॉइल बैक्टीरिया से मिले हमको। हालांकि ये बात सही है कि पहली बार एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलियम फंजाई को से उन्होंने डिस्कवर किया था, जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को मार रही थी, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे एंटीबायोटिक के बारे में। लेकिन जो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया है ना, वो भी संघर्ष में लगे, इसलिए सबसे अधिक एंटीबायोटिक कहां से मिलता है, जहां ज्यादा संघर्ष होगा ज्यादा हथियार मिलेंगे भाई। हमारे लिए वो हथियार एंटीबायोटिक है, ऐसे केमिकल जो दूसरे बैक्टीरिया को मार सकते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार सकते हैं। मिट्टी से सबसे अधिक बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है ना मजेदार कहानी। अब देखिए, तो सब बैक्टीरिया सॉइल में, वाटर में, एयर में सब जगह मिलते हैं। रेन वाटर यूजुअली फ्री होता है, लेकिन वायुमंडल में आने के बाद, जमीन पर आने के बाद उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। मैक्सिमम बैक्टीरिया आर एक्सपेक्टेड इन सॉइल बिकॉज सॉइल कंटेन वाटर, एयर, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर के। थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया जो है वो वेरी हाई टेम्परेचर, जो हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं, गर्म पानी के झरने होते हैं, वहां जहां पे जो है वो सल्फर का अधिक मात्रा होती है, वहां पे थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्की बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है, क्लास होता है, कि जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, ठीक है। जनरली बैक्टीरियल सेल 2 से लेकर 10 माइक्रोन लेंथ की होती है और इसका डायमीटर 0.2 से लेकर 1.5 माइक्रोन होता है बेटा के। सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है डायलिस्टर न्यूमोसिंटस और सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है बेगेटोरा मिराबिलिस। तो यहां पर भी आपको अलग अलग एमसीक्यू बुक में अलग अलग ऑप्शन देखने मिलेंगे आपको के, पर जो मैं बता रहा हूं वो दिमाग में रखिएगा के, और आपकी एमसीक्यू बुक में जो लिखा है ना उसको भी लिखना है के, वो मैं आपको परफॉर्मेंस शीट में दे दूंगा, लेकिन जो एग्जाम में आया है ऑप्शन वो मैंने आपको दिया यहां पर के। क्लियर। अब प्रोकैरियोटिक कैसे यूकैरियोटिक से डिफरेंट होते हैं, इस बारे में हमने बड़ी विस्तार से बात की हुई है। कहां पर, साइटोलॉजी के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। तो छोटा सा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं इसका कि न्यूक्लियोइड मतलब क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल जीनोम, यानी बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए हम जो है वो बैक्टीरियल जीनोफोर वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए हम, ठीक है ना। इसके लिए हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम वर्ड भी यूज करते हैं, जो एक्चुअल क्रोमोसोम नहीं होता है पर इसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज डीएनए, बैक्टीरियल सेल इज डीएनए। जीवाणुविक कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है बेटा वो डीएनए होता है। सिंस इट इज नॉट बाउंड टू हिस्टोन प्रोटीन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना बेटा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस इस बात का होता है न्यूक्लियस का। प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक का डीएनए जो है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड होता है। जब डीएनए और हिस्टोन एसोसिएटेड होगा तो न्यूक्लियोसोम बनेगा, न्यूक्लियोसोम बनेगा तो सोलेनॉइड बनेगा, सोलेनॉइड बनेगा तो सुपर सोलेनॉइड बनेगा, और सुपर सोलेनॉइड बनेगा तो क्रोमेटिन बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। सब पढ़ाया हुआ है मैंने, बिल्कुल ये मत बोलना कि नहीं पढ़ाया, सब पढ़ाया हुआ, क्लियर। यहां पर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने नहीं मिलती है। बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो एक अकेले सिंगल सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए के द्वारा बना होता है। यानी एक मेन डीएनए बैक्टीरिया का होता है जो सिंगल होता है, संख्या में एक होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और ये बैक्टीरियल सेल का 15 से लेकर एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया, यदि आप एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया में देखोगे तो 15 से लेकर 25% जगह जो होती है बैक्टीरियल सेल की वो एस्चेरिया कोलाई को घेर लेता है, ठीक है। ये 1200 माइक्रोन लॉन्ग होता है
और याद रखिएगा चूंकि डीएनए का मॉलिक्यूल का साइज बैक्टीरियल सेल की तुलना में कई गुना अधिक बड़ा होता है, इसलिए इसमें कई सारे लूप देखने मिलते हैं। मतलब जो सर्कुलर डीएनए होता है ना वो भी ऐसा होता है कि वो ऐसे ऐसे लूप बना लेता है, कैसे लूप बना के होता है, ठीक है, ताकि वो कम जगह में अपने आप को एकोमोडेट कर सके, ठीक है। देखिए ना, ये हम सर्कुलर डीएनए देख रहे हैं, जब ये सुपर कॉइल होगा तो इस तरह का हमें दिखाई पड़ेगा सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ये देखिए लूप के फॉर्म में, यानी एक्चुअली में सर्कुलर डीएनए हमको लूप के फॉर्म में दिखाई पड़ता है सर के। ये न्यूक्लियोइड है, इसके न्यूक्लियोइड है, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए हम देख रहे हैं सर्कुलर डीएनए, ठीक है। जो प्रोटीन इससे एसोसिएटेड होते हैं बेटा, ये प्रोटीन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, नॉर्मल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। द जीनोम ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मोर कंडेंस देन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, इसके लिए मैंने एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट भी डाला हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बेटा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का अंतर जो है वो सेल वॉल के आधार पर डिसाइड करते हैं, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से डिसाइड करते हैं। अब आपको बताना है कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में हम किस स्टेन का यूज करते हैं, एंड व्हाट स्टेन यूज्ड इन ग्राम्स स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम्स स्टेनिंग टेक्निक में हम कौन से स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कौन से रंजक का हम यूज करते हैं बताना है। एश्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया के जीनोम में 4000 के आसपास जीन होते हैं, ठीक है। इसका जो डीएनए होता है उसमें 4 × 10⁻6 बेस पेयर होते हैं और तकरीबन इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 2.7 × 10⁹ डाल्टन होता है। एक डाल्टन एक हाइड्रोजन वेट के एक हाइड्रोजन एटम के वेट का वेट होता है। 1 डाल्टन मींस वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड को हम बेटा क्रोमेटिन बॉडी भी कहते हैं, इसे हम न्यूक्लियर इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इसे हम जीनोफोर भी कहते हैं, इसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये सब टर्म जो है वो अल्टरनेटिवली यूज किए जाते हैं इसके, ठीक है। इसे हम क्रोमेटिन बॉडी भी कहते हैं, न्यूक्लियर इक्विवेलेंट भी कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा के। मैंने अब ये आप बोलोगे सर कि ये सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं रखा, मैंने आपसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, लेकिन तब भी पढ़ना है आपको। एक बार मैं कह रहा हूं ना, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ठीक है। The bacterial chromosome is consist of a single circular diversity DNA molecule in which all genes are linked. So bacteria there is only one linkage group. Genetics का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिए। बैक्टीरिया में चूंकि एक अकेला सर्कुलर डीएनए होता है और बैक्टीरिया के सारे जीन उसी सर्कुलर डीएनए में पाए जाते हैं, इसलिए बैक्टीरिया में केवल एक लिंकेज समूह होता है, एक लिंकेज ग्रुप होता है, ठीक है, याद है। ह्यूमन बींग्स में चूंकि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और गैमीट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो हर एक क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ह्यूमंस में 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं, याद है ना, ठीक है। तो मैंने वही कहा आपसे, चूंकि यहां पर एक बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए है, उसमें ही सारे जीन प्रेजेंट, इसलिए एक लिंकेज ग्रुप होता है। फिर माइक्रोबायोलॉजी का पॉइंट रिकॉल कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, ठीक है। मैसेल्सर और स्टॉल ने नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 का इस्तेमाल किया और बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन एश्चेरिया कोलाई में सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव? जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो इसका एक स्ट्रैंड और जो है पेरेंटल स्ट्रैंड आप जो है वो टेम्पलेट के समान, सांचे के समान काम करेगा और उसके ऊपर दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। मतलब ये है कि जो भी नया डीएनए बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा और एक नया होगा। ये अच्छे से पढ़े हुए कहां पर हम? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। फिर बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में कई बार एक गैप होता है। कई बैक्टीरिया में जनरली हम देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको एक गैप देखने मिलेगा। इस गैप को हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, हम पेरीप्लाज्म कहते हैं या पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो याद रखिएगा बेटा, तो पेरीप्लाज्म और पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो गैप होता है उसे हम पेरीप्लाज्म कहते हैं या पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन, जब तक एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपको नहीं बताना है, ठीक है, ये नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है, इसके बारे में। लेकिन जब एग्जामिनर आपसे एक्सेप्शन पूछेगा तो ही बतलाना आपको, ठीक है। बैसिलस माइकोइडस और स्टेफाइलोकोकस फ्लेवोसाइनस ऐसे बैक्टीरिया हैं
जिनमें हमको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने मिलता है। और चूंकि इनके बाकी पूरे फीचर प्रोक्रियोटिक होते हैं, 70s राइबोसोम का होना, इंटरसेलुलर और सेल और दूसरे सेल और जो है वो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स का ना मिलना, तो बाकी सारे फीचर इनके प्रोक्रियोटिक होते हैं, इसलिए इनको प्रोक्रियोटिक के अंदर ही रखा हुआ है, इनको यूक्रियोटिक नहीं माना गया है। पर ये वो ट्रांजिशन को शो करता है, कैसे प्रोक्रियोटिक से यूक्रियोटिक बने होंगे ये उसको शो करता है, ठीक है। तो जब एग्जामिनर स्पेसिफिकली पूछेगा तो बताना है हमको कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जिनमें आपको जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने मिलता है, तो वो है बैसिलस माइकोइडस और स्टेफाइलोकोकस फ्लेवोसाइनस, ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मिड के ऊपर कि प्लाज्मिड क्या होता है, बोर तो नहीं हो गया ना, ठीक है, कि लंबा लेक्चर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो है वो क्या होता है बेटा, प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में मेन बैक्टीरियल जीनोम के अलावा, मुख्य बैक्टीरियल जीनोम के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा डीएनए के छल्ले देखने मिलते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए के सर्कल देखने मिलते हैं, उन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। तो लेडरबर्ग ने प्लाज्मिड टर्म को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और ये क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए सेगमेंट होते हैं, ठीक है। ये एसेसरी डीएनए सर्कल होते हैं और ये सेल्फ रेप्लिकेबल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। देखो, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना पूरा मेन जीनोम नहीं दे सकता है, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया में जैसे मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका मेन डीएनए, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ छोटे छोटे डीएनए के सर्कल देखने मिलेंगे, इन्हें हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इनको आप निकाल दोगे बाहर सेल से तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इसको निकाल के दूसरे बैक्टीरिया में डाल भी सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो होते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाले अतिरिक्त एक्स्ट्रा एसेसरी डीएनए सर्कल होते हैं, और इनको इस टर्म को, प्लाज्मिड टर्म को इंट्रोड्यूस किया था लेडरबर्ग ने, और ये सेल्फ ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। और हमारे लिए प्लाज्मिड इसलिए काम के होते हैं क्योंकि ये इनका यूज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, इनका यूज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड बाहर निकाला हमने, प्लाज्मिड को बाहर निकाला हमने, प्लाज्मिड को हमने ओपन किया और अपना डिजायर्ड जीन इसके अंदर जोड़ दिया, अपना जीन जोड़ दिया, ठीक है। और प्लाज्मिड को हमने फिर रीइंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया जैसे कि एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया है, हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि हम हमारे जो उत्पाद है, जो हमारे लिए जरूरी उत्पाद है, उनको हम बैक्टीरिया से बनवा रहे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग वर्ड का मतलब होता है मैनिपुलेशन करना, चेंज करना, ठीक है। तो बैक्टीरिया के जीनोम में चेंज किया हमने, क्या किया, बैक्टीरिया का एक प्लाज्मिड निकाल के बाहर किया, काटा उसको हमने, इंसुलिन बनाने वाले जीन को जोड़ दिया हमने, और वापस से प्लाज्मिड को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर चला गया, अपने आप को रेप्लिकेट किया उसने, जीन ने, इंसुलिन बनाने वाले जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो बैक्टीरिया में इंसुलिन बनने लगा। यही तो है। यहां पे क्या किया आपने, प्लाज्मिड को बाहर निकाला, जीन को इंट्रोड्यूस किया, वापस प्लाज्मिड को वापस कर दिया। मतलब यू यूज्ड प्लाज्मिड एज ए वेक्टर, आपने प्लाज्मिड का उपयोग एक वाहन के रूप में किया, आपने वेक्टर के रूप में किया। क्लियर, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, तो प्लाज्मिड जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लाज्मिड के। एक होते हैं एफ फैक्टर या सेक्स फैक्टर, ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो बैक्टीरिया में नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, के और ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकते हैं, इनको हम एफ फैक्टर बोलते हैं और सेक्स फैक्टर बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एफ प्लाज्मिड होता है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एफ प्लाज्मिड होता है, उनको हम बोलते हैं एफ प्लस मेल बैक्टीरिया बोलते हैं उनको। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एफ प्लाज्मिड नहीं होता है, उनको बोलते हैं हम एफ नेगेटिव फीमेल बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड होगा उसे मेल बैक्टीरिया बोलोगे आप, एफ प्लस मेल, और इसमें एफ प्लाज्मिड नहीं होगा उसे एफ नेगेटिव फीमेल बैक्टीरिया बोलेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा आर प्लाज्मिड होता है, आर फैक्टर। आर प्लाज्मिड जो है वो दवाओं के लिए बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मारने के लिए जनरली हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो बैक्टीरिया में एक क्षमता होती है कि वो अपने अंदर ऐसे प्लाज्मिड डेवलप कर सकते हैं जो प्लाज्मिड उनको दवाओं के दुष्प्रभाव से बचा सके। तो इसीलिए बोलते हैं कि एंटीबायोटिक का अधूरा कोर्स जो होता है वो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस में आता है। हमारे इंडिया में बड़ी समस्या ये है कि हमने कई बीमारियों का इलाज तो किया हमने, लेकिन लोगों ने दवाओं को ठीक से नहीं लिया, तो इसलिए बैक्टीरिया कई सारे रेजिस्टेंस हो गए। तो ड्रग रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने वाला जो प्लाज्मिड है वो आर प्लाज्मिड होता है। तीसरा होता है कोल प्लाज्मिड, जो आपको एस्चेरिया कोलाई में देखने मिलता है, और ये कोलिसिन नाम के टॉक्सिन को प्रोड्यूस करवाता है। एंड एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया अपने आसपास वाले दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए एक पॉइजन प्रोड्यूस करता है, उस पॉइजन को कोलिसिन बोलते हैं, और इसको बनाने वाला कोल प्लाज्मिड होता है, ठीक है। एफ प्लाज्मिड जो होते हैं बेटा ये कॉन्जुगेशन में भाग लेते हैं। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का
नेचुरल मेथड होता है। हम आगे देखेंगे डिटेल में के, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक लाइन लिखी हुई है, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एफ फैक्टर क्या होता है बेटा, ये कॉन्जुगेशन में भाग लेने वाले प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है, जो कॉन्जुगेशन क्या होता है, इट इज द नेचुरल मेथड ऑफ द बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कॉन्जुगेशन हमेशा क्या होगा, मेल और फीमेल बैक्टीरिया के बीच में होगा, एफ प्लस और एफ माइनस फीमेल के बीच में होगा। ठीक है, ऐसे प्लाज्मिड जो ऑटोनोमसली अकेले अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर मेन बैक्टीरियल जीनोम के साथ में जुड़ जाते हैं। मतलब ये एक बैक्टीरियल सेल है, मेन जीनोम है, ये प्लाज्मिड है, अलग से प्रेजेंट है दोनों। ठीक है, इसी बैक्टीरियल सेल में क्या हुआ, बाद में कुछ समय के बाद ये जीनोम है इसका और ये प्लाज्मिड है, दोनों जुड़ गए आपस में। ठीक है, मतलब मेन बैक्टीरियल जीनोम से प्लाज्मिड जुड़ भी सकता है, अलग भी हो सकता है। ऐसे प्लाज्मिड जो मेन बैक्टीरियल जीनोम से जुड़ सकते हैं और उसके अलावा अलग भी रह सकते हैं, उनको हम इपीसोम बोलते हैं। उनके लिए क्या बोलते हैं, उनके लिए हम इपीसोम वर्ड यूज करते हैं। तो ये जितने टर्मिनोलॉजी है ना भाई, पहले एक जमाने में बेटा एग्जाम में बड़े फेमस टर्म रहे हैं कि आप देखोगे ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको के, कोई भी एमसीक्यू बुक उठा के आप देखोगे और एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ये सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, जो काम आएंगे आपको आगे भी। ठीक है, इस चैप्टर को यहां हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे ये याद रखिएगा, ये आपको मेडिकल कॉलेज में भी आपको काम आएगा इसके, तो इसीलिए जो है। और अभी हम देखो, अभी मैं क्लियर कर दूं, अभी आप बोलोगे सर कि हमारा वक्त क्यों खराब कर रहे हो, तो मैं वक्त खराब नहीं कर रहा बेटा, मैं वक्त आपका इन्वेस्ट करा रहा हूं केवल इसलिए ताकि, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है जो अनचार्टेड फील्ड है, जब एग्जामिनर चाहेगा तो पूछेगा क्वेश्चन से जहां जाके। ठीक है, तो हमारे पास फिर कोई जो है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक XYZ थे कोचिंग थी, एक ABC कोचिंग थी, वहां बताया था आपने नहीं बताया, नहीं। हम यहाँ पे कोई भी XYZ और कोई भी ABC के बराबरी पर टक्कर पे हम उससे आगे ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए बात को आपके? तो बिल्कुल बेटा डरने की जरूरत नहीं है, जमकर मुकाबला करेंगे और झंडा तो हम ही फहराएंगे टॉपर का। ठीक है, मेहनत करेंगे। टर्म इपीसोम को दिया था जैकब और वॉलमैन ने। ठीक है, अब क्या बैक्टीरिया को हम लेबोरेटरी में कल्चर कर सकते हैं? बिल्कुल। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए आपको एक माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसा मीडियम जहां पर बैक्टीरिया को फूड मिल सके और रहने को जगह मिल सके। भाई दो ही तो आवश्यकता है उसकी, क्या? फूड एंड हैबिटेट के। तो बैक्टीरिया को हम लेबोरेटरी में बेटा कल्चर कर सकते हैं। बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट मीडिया का हम यूज करते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ब्लड कल्चर मीडियम चाहिए होता है, मतलब उनके मीडियम में खून होना चाहिए, ब्लड होना चाहिए, तो ग्रो करेंगे वो। पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए वैसा करते हैं हम। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट टाइप का कल्चर मीडियम होता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बेटा, हर बैक्टीरिया जो है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडिया अलग अलग बैक्टीरिया के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और याद रखिए ये एक कल्चर प्लेट है। ठीक है, इसमें हमने एक बैक्टीरिया को छोड़ दिया मीडियम में। अब उस बैक्टीरिया के पास क्या है, जगह मिल रही है, उसको फूड मिल रहा है, ग्रो करेगा अपने जैसे कई सारे बैक्टीरिया को ग्रो करेगा और एक बड़ा सा हिस्से में जो है बैक्टीरिया दिखाई पड़ेगा आपको। ये क्या हो गया, ये बैक्टीरियल मास हो गया, बैक्टीरिया का समूह हो गया, इसको बोलते हैं हम कॉलोनी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, द बैक्टीरियल मास ऑन ए कल्चर प्लेट आर नोन एज कॉलोनी। के बैक्टीरिया के समूह जो आपको संवर्धक प्लेट में, कल्चर प्लेट में देखने मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम कॉलोनी बोलते हैं। उनके लिए हम कॉलोनी वर्ड का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, अब जो कल्चर मीडियम होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, नेचुरल मीडियम, नॉन सिंथेटिक मीडियम। दूध, मिल्क इज अ वेरी गुड कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, सब्जियों का रस, वेजिटेबल जूस, मीट एक्सट्रैक्ट, ये सब क्या है, नेचुरल कल्चर मीडियम, यहाँ पे नेचुरली बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। सिंथेटिक मीडियम आप लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं आप इसको, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल मिला के। लिविंग कल्चर मीडियम वो मीडियम होते हैं जो लिविंग होते हैं, जिनमें लिविंग सेल इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, मतलब ये अपने होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। इनके मतलब इनको ग्रो करना है तो इनको लिविंग होस्ट चाहिए। ठीक है, और इनको लेबोरेटरी में कल्चर तो आप कैसे करोगे भाई, जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जो जीवित परजीवी है, जो हम बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको अविकल्पी परजीवी। क्या बोलेंगे इसको हम, अविकल्पी परजीवी, मतलब इसका कोई ऑप्शन नहीं, मतलब ये लिविंग होस्ट में ही सर्वाइव करेगा। तो ऐसे ऑब्लिगेट पैरासाइट को ग्रो करने के लिए आपको लिविंग कल्चर मीडियम चाहिए पड़ेगा। ठीक है, वो होता है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और चिक एम्ब्रियो। ठीक है, देखिए आप, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जो ब्लड कल्चर मीडियम को तैयार कर रहा है और इसमें वो ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो ब्लड में ग्रो करते हैं। ठीक है,
जिससे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की कॉलोनी को तैयार कर सकते हैं। बेसिकली ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की कॉलोनी को ही तैयार कर रहे हैं, ठीक है, देखिए आप, है ना, ठीक है। ये आप देख रहे हैं बैक्टीरियल कल्चर मीडियम की बैक्टीरिया, ये माइकोबैक्टीरियम है, देख रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है। ये आपको बैक्टीरिया, ये क्या दिखाई पड़ रही है, अलग अलग आपको ये आपको अलग अलग जो है वो अलग अलग आपको ये कॉलोनी दिखाई पड़ रही है, आपको अलग अलग कॉलोनी सबको जो है दिखाई दे रही है, क्या, ठीक है बेटा, ठीक। प्योर कल्चर क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बताया बेटा, जहां पे केवल एक तरह का बैक्टीरिया ग्रो करेगा, एक सिंगल बैक्टीरिया से ग्रो होगा, तो उस बैक्टीरिया केवल एक ही स्पीसीज प्रेजेंट होगी, एक ही बैक्टीरिया से वो ड्राइव होगी, उसे हम प्योर कल्चर बोलते हैं। रॉबर्ट कोच ने क्या किया, रॉबर्ट कोच ने जो है वो कल्चर प्लेट मेथड का इस्तेमाल किया उन्होंने बैक्टीरिया का अध्ययन करने के लिए, और इन्होंने जिलेटिन को कल्चर मीडियम के रूप में इन्होंने यूज किया, ठीक है। बाद में अगार अगार का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अगार इज ए वेरी गुड बैक्टीरियल कल्चर मीडियम। अगार जो होता है ये हमें किससे मिलता है, ये रेड एल्गी से मिलता है, अगारोफाइट बोलते हैं, ग्रेसिलेरिया और जिलिडियम से मिलता है, ठीक है। अगारोफाइट बोलते हैं एल्गी को हम, ऐसी एल्गी जिससे अगार अगार मिलता है। अगार इज ए वेरी गुड कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरियल फॉर एज ए बैक्टीरियल मीडिया, तो इसको हम जो है अगारोफाइट एल्गीज होती हैं, जो रेड एल्गी ऐसी रेड एल्गी जिनसे अगार मिलता है उनको अगारोफाइट बोलते हैं। एग्जांपल इसका है ग्रेसिलिया और जिलिडियम, एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी बता रहा हूं, okay? ग्रेसिलेरिया और जिलिडियम, ठीक है। अब बैक्टीरिया ग्रोथ की बात करते हैं। द बैक्टीरिया कैन ग्रो एट टेम्परेचर बिटवीन -5 to 80 डिग्री सेल्सियस के, और बेस्ट, परंतु इनकी बेस्ट ग्रोथ कब होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं ये दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, नॉट फॉर ऑल, अधिकांश बैक्टीरिया की बात करें हम, इनकी ये ग्रो कर सकते हैं pH 5 से लेकर pH 8 तक ग्रो कर सकते हैं, ठीक। इसीलिए आपका स्टमक का pH 2 होता है, एसिड के एसिड, स्टमक में एसिड निकलता है जो pH को जो है काफी कम करता है, इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, फूड में प्रेजेंट जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको मार देता है, उठ के। नेचुरल pH जो है वो 7 होता है, ठीक है, और जो बैक्टीरिया नेचुरल pH 7 जो है वो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। याद रखिएगा एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एनारोबिक बैक्टीरिया अवायवी जीवाणु को बगैर ऑक्सीजन के भी वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो कैसा होता है, जब बैक्टीरिया ग्रो करता है ना, तो आप समझ लो कि बैक्टीरिया ग्रो करता है तो क्या करता है वो रैपिडली मल्टीप्लाई, शुरू में स्लो दिखाई पड़ता है, बाद में रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। आप समझ लो कि बैक्टीरिया की कॉलोनी जब ग्रो करेगी तो लगभग वो केबीसी खेलने जैसा होता है, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है ये 1000 रुपए का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है 2000 रुपए का, ठीक है, 2000 रुपए, 1000 रुपए बड़ा। तीसरा क्वेश्चन सीधा आपका है 4000 रुपए का, चलो हम ऐसा लगा लेते हैं, या 5 बोल दिया हमने, ठीक है। केबीसी में आप क्वेश्चन का उत्तर देते जा रहे हैं, कहां तक पहुंच गए आप पहुंच गए हैं तकरीबन 25 लाख तक पहुंच गए आप, ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं 25 लाख, 5000 से 10,000, 10 से 20,000 के 25 लाख तक पहुंच गए। अगला क्वेश्चन जो कितने का होगा, 50 लाख रुपए का होगा, यानी 25 लाख से सीधा अमाउंट 50 लाख हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, पुराने केबीसी की बात कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन 1 करोड़ रुपए का, मान लो 50 लाख से 1 करोड़ हो गया सीधा, मतलब जितना ग्रो हुआ था पहले उसका 6 डबल अगले क्वेश्चन में हो गया। 15 क्वेश्चन बताने के बाद आदमी वहां तक पहुंचा था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में अमाउंट सीधा डबल हो जाएगा। समझो बात को, एक कल्चर प्लेट में 2 बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है, 1 से 2 हो गया वो, 2 से 4 हो गया वो, 4 से 8 हो गया वो, हर 20, इमेजिन कीजिएगा हर 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड करता है। तो पहले 20 मिनट में 1 से 2 हो गया, अगले 20 मिनट में 2 से 4 हो गया, अगले 20 मिनट में 4 से 8 हो गया, अगले 20 मिनट में 8 से 16 हो गया, 16 हो गया, नेक्स्ट 20 मिनट में 32, नेक्स्ट 20 मिनट में 64, नेक्स्ट 20 मिनट में 128, नेक्स्ट 20 मिनट में 256। आपने क्या किया, आपने ग्राफ तैयार किया, आपने कहा कैसे ग्रो कर रहा है, आपने कहा शुरू में ये स्लो बढ़ रहा है, स्लो बढ़ रहा है, फिर आपने कहा अरे तेज बढ़ने लगा है, तो 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तेज बढ़ रहा है, ठीक है। एक लेवल के बाद क्या हुआ, कल्चर प्लेट में इतना बढ़ गया है कि पूरा फूड कंज्यूम कर लिया। अब जो बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया जो बन रहे हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट है, पुराने बैक्टीरिया जो है वो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या होगा, बैक्टीरिया में नए बनने वाले बैक्टीरिया और मरने वाले बैक्टीरिया का लेवल बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया लेवल,
स्टेशनरी ग्रोथ हो गया। अब एक समय के बाद क्या होगा, कल्चर प्लेट के अंदर पूरा फूड खत्म, सब मर जाएंगे, ठीक है। ग्राफ नीचे आने लगा, ये मरने लगे बैक्टीरिया। ओवरऑल देखोगे आप तो ग्राफ आपको जो है वो सिग्मोइडल दिखाई पड़ेगा, आपको एस शेप का ग्राफ दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो क्या लिखा है इसमें, बैक्टीरिया की ग्रोथ की यदि हम बात करें उनकी, देखो बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूं ना ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, कि मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, कि मुझे कोई शौक नहीं एक्स्ट्रा फालतू पढ़ाने का, के मैं वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में है। बार बार बोलना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है, बार बार आप लिखेंगे मैसेज के सर क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो वो सब नहीं करो, मैं बोल रहा हूं पढ़ा रहा हूं मतलब मान लो, ठीक है। बैक्टीरिया की ग्रोथ फेज में बेटा आपको 4 अवस्थाएं देखने मिलती हैं। नंबर 1 लेग फेज, इट इज द फेज ऑफ द इनिशियल ग्रोथ, शुरुआत में धीमी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। सेकंड इज द एक्सपोनेंशियल फेज, यहां पर वृद्धि तेज होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, एक्टिव ग्रोथ होती है, फेज ऑफ द एक्टिव ग्रोथ। स्टेशनरी फेज, इस समय क्या होता है, ग्रोथ रेट ड्रॉप टू 0, क्योंकि मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी के एंड जितना प्लेट के अंदर बैक्टीरिया आ सकता है, जितना फूड था वहां तक पहुंच चुका है, तो अब यहां पे ग्रोथ रुक गया, सीमित हो गया, ठीक है। इसके बाद होता है डेथ फेज, सभी चूंकि पूरा फूड खत्म है, रहने को जगह नहीं है, तो अब जो है वो बैक्टीरिया सबको मरना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दिस इज दी ग्रोथ कर्व। फेज 1 लेग फेज, इनिशियल ग्रोथ, ठीक है। लॉक फेज फास्ट ग्रोथ, स्टेज फेज ग्रोथ ड्रॉप टू 0 और डेथ फेज बैक्टीरिया मरने लगे, ठीक है ना, क्लियर। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व क्या होता है, वो सिग्मोइडल होता है, एंड दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम का ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैंने 5 स्टार लगाया है, मतलब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, समझ गए कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है, वो सिग्मोइडल होता है, ठीक है, ठीक। अब आपको यदि बैक्टीरिया को लगातार ग्रो करते रहना है, आप चाहते हो कि बैक्टीरिया लगातार ग्रो करता रहे, तो क्या करना पड़ेगा आपको सिंपल तरीका, आपको ये कर्व को मेंटेन रखना पड़ेगा ऐसे, मतलब जे शेप कर्व, जो जे के समान कर्व दिखाई पड़ेगा, दिस शोज दैट कि आपने लगातार बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड कर रहे हो, लगातार आप बैक्टीरिया को जगह प्रोवाइड करो, यानी फूड और हैबिटेट, रहने की जगह और खाने का माध्यम लगातार प्रोवाइड करो, तो बैक्टीरिया लगातार ग्रो करता रहेगा। तो जो अल्कोहल इंडस्ट्री है उसमें यही करते हैं कि वो बैक्टीरिया को जो है ग्रो करते हैं, जो है एल्कोहल इंडस्ट्री की बात करें हम के, या कई सारी इंडस्ट्री बात करें, तो जैसे ईस्ट को ग्रो करें आप, या बैक्टीरिया ग्रो करें आपके, तो आपको जे शेप कर मेंटेन रखना पड़ेगा। पुराना कल्चर हटाते जाइए, नया कल्चर लगातार डालते रहिए उसमें, पुराने कल्चर से पुराने बैक्टीरिया हट जाएंगे, नए बैक्टीरिया लगातार जगह बनती चली जाएगी, फूड लगातार मिलता रहेगा, लगातार ग्रोथ होती रहेगी, लगातार फूड मिलता रहेगा, लगातार जो है वो जगह मिलती रहेगी, क्योंकि पुराने बैक्टीरिया को आप निकालते भी जा रहे हैं लगातार बांट के, क्योंकि उससे प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो जे शेप कर्व जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करता है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड कॉलोनीज, के जो बैक्टीरियल के सेल के समूह ने कॉलोनी कहते हैं के। अब एक वर्ड आता है स्टरलाइजेशन, के स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम ए सरफेस, के स्टरलाइज करना। जैसे आप देखोगे कि हम जब ऑपरेट करते हैं किसी पेशेंट को, हमें ऑपरेट करना हो एज ए डॉक्टर के, तो स्टरलाइज नीडल का यूज करते हैं, स्टरलाइज इक्विपमेंट यूज करते हैं, स्टरलाइज ग्लव्स यूज करते हैं, है ना। अब देखो मैं तो मेडिसिन वाला डॉक्टर, इसलिए मैं तो ऑपरेट नहीं करता हूं, मेरा जो कजिन है वो सर्जन है, वो रोज में ऑपरेट करता है, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, के एज ए डायबिटोलॉजिस्ट में मुझे कई बार ब्लड टेस्ट करना पड़ता है पेशेंट का क्लिनिक के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टरलाइज नीडल रखते हैं, कि वो प्रिक करती है और उसको फेंक देते हैं बाट के। तो स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका होता है कि इट इज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कैसे अचीव करते हो इसको आपके, तो देखो बड़ा मजे की बात यह है कि आपने कभी देखा होगा, यदि कोई आपने हिंदी फिल्में देखी हो, तो आपने हिंदी फिल्मों में आप देखोगे आजकल लोग क्या है, नेटफ्लिक्स आ गया है, तमाम आ गया, तो लोग कई सारी हॉलीवुड की फिल्में ज़्यादा देखते हैं। तो हिंदी फिल्मों में आप देखोगे तो कई बार क्या होता है कि एक सीन देखिएगा आप कभी ये आपको अभी हाल ही की मूवी में तो मुझे नहीं दिखाई दिया कहीं पे, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा 5-7-10 साल पुरानी मूवी देखिएगा। एक बड़ा कॉमन सीन था कि हीरो जो है उसे गोली लग चुकी है, हीरो को एक बुलेट लग गया है। अब हीरो को बुलेट लग गया है, तो अब क्या आएगा कि उस हीरो को बचाने की कोशिश कर रही है, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि वहां पे कोई उसका हीरो का दोस्त थे या हीरोइन है, के उसने हीरो को बचाने का सोचा, उसने कि बचाना के क्या करेगी वो हीरो जो है वो एक्चुअली में हीरो को पीछे पुलिस पड़ी हुई है, हीरो बचता फिर रहा है, हीरो को एक जगह पर ले गए वो, और वहां से हीरो की बुलेट को निकालने की कोशिश की, जो हीरो है वो, क्योंकि हीरो थोड़ी ना मर जाएगा, हीरो मर गया तो फिल्म खत्म, फ्लॉप फिल्म, ठीक है, हीरो को तो बचाना पड़ेगा।
तो हीरो की बुलेट बाहर निकालनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो क्या हुआ, हीरोइन ने कहा कि ये बुलेट निकालनी पड़ेगी तो उसका इन्फेक्शन, जहर, बॉडी में जहर फैल जाएगा, कैसे निकालेंगे, डॉक्टर तो वहां पे है नहीं है, या वो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग क्या होगा उसने, कैसे निकालेंगे। तो वो क्या करती, चाकू लिया, गरम कर लिया चाकू को, जहां गोली लगी थी वहां डाला चाकू और टक से ब्लेड बाहर। अरे सर्जन को निकालने में घंटों लगता है, पर हिंदी फिल्म में जो है वो आदमी 1 मिनट में बुलेट बाहर निकालता है कि ये डाला डक से बाहर, बुलेट बाहर, ये देखिए ये गोली लगी थी, ठीक है, अब तुम्हें कोई खतरे से तुम बाहर हो। उसमें बस इतनी सी बात समझ में आई मेरे को आई, हीरो गोली लगने के बावजूद सस्टेन करता है, बच जाता है, लंबा चलता है, वो मरेगा नहीं, वो बाकी सब एक एक गोली में मर जाते हैं। हीरो की बुलेट को बिल्कुल सही जगह से गरम चाकू डाल के निकाल लेगा बुलेट को बाहर। इतना आर्टिस्टिक काम सर्जन को सीखने में वर्षों लगता है, लेकिन वो कर लिया। इसको भी मानने का मन नहीं करता हालांकि, पर एक बात साइंटिफिक थी, चाकू को गरम करना, हीट गरम करके क्या किया गया, उसको स्टरलाइज किया गया उसको, ठीक है। बस यहीं तक हमने साइंस हमने देखा यही काम का है। मैं समझ गया बात को, भैया हिंदी फिल्म में यही काम की चीज स्टरलाइज किया है, तो हीट ट्रीटमेंट के, तो हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए हम वेट हीटिंग यूज करते हैं, हम भाप का यूज करते हैं, क्योंकि हीट जो वेपर्स होती है, जो भाप होती है ना बेटा, उसके अंदर होती है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट होती है, वो ज्यादा डैमेज करती है। गर्म पानी से जिससे यदि एक आदमी जलेगा ना तो उसको कम चोट लगेगी एज कंपेयर टू दी भाप से जल जाएगा, वेपर से, ठीक है, ज्यादा गर्म होती है। ड्राई हीटिंग, सीधा गर्म कर दिया आपने उसको, आंख पर के ड्राई हीटिंग कर सकते हैं, ओवन में कर सकते हैं, आंख पर कर सकते हैं। फिर यदि कोई लिक्विड है और उस लिक्विड को स्टरलाइज करना है तो हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर का यूज करते हैं। या कोई प्लास्टिक आर्टिकल है जिसको जो है हमें स्टरलाइज करना है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज करते हैं, गामा रे का या एक्सरे का यूज करते हैं, ठीक है। कोई सरफेस को क्लीन करना है तो हम वहां पे फिनॉल और हाइपोक्लोराइड जैसे केमिकल का हम यूज करते हैं, क्लियर। तो ये हो गया तरीका स्टरलाइजेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के ऊपर और बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो लेक्चर काफी लंबा हो गया, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो ये 2 क्लास में मैं बैक्टीरियोलॉजी पूरी कवर कर दूंगा, कि मैं आपको बहुत लंबा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट दूंगा बेटा, जिसमें बैक्टीरियोलॉजी में आपको कुछ बैक्टीरिया के नाम, उनसे होने वाली बीमारी, प्लांट्स में, एनिमल में और ह्यूमंस में, वो आपको याद करना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, 1 या 2 बार पढ़ना पड़ेगा, और मैं बीच में डीपीपी में इसके क्वेश्चन देता रहूंगा आपको, ठीक है ना। पक्का पक्का प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। चलिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.